गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 आवर इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ रह गया था, बाकी रह गया था, उसको हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं बढ़िया से। आप लोग को हम कर एक बात बोले थे, लॉ ऑफ 10%। ये लॉ ऑफ 10% आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप VVI कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ 10% ये दिया गया था किंडेमान के द्वारा। किनके द्वारा? किंडेमान के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि लॉ ऑफ 10% कौन दिया था साइंटिस्ट? तो वो दिया था किंडेमान। कौन दिया था? किंडेमान। अब सुनो, लॉ ऑफ 10% कहता क्या है? लॉ ऑफ 10% ये कहता है कि अगर किसी ट्रॉपिक लेवल को कोई ट्रॉपिक लेवल खा रहा है, मान के चलो अगर घास को एक बकरी खा रही है, तो घास का जितना एनर्जी था वो बकरी में नहीं आएगा, सिर्फ 10% एनर्जी ही बकरी में जाएगा, बाकी 90% एनर्जी घास अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करेगा। इसको फिर से सुनना, पहले इसका डिफिनेशन देखो, फिर और बढ़िया समझाते हैं। लॉ ऑफ 10% क्या कहता है? 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड 90% एनर्जी इज यूज्ड बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। कह रहा है कि अगर बकरी अगर घास को खा रही है तो बकरी में सिर्फ 10% एनर्जी घास का जाएगा, 90% एनर्जी घास अपने के लिए ही यूज करेगा। सुनना ध्यान से, घास को कौन खाया? बकरी खाया। उसको कौन खाया? लायन खाया। अगर घास थ्रू फोटोसिंथेसिस 100% एनर्जी बना रहा था, ATP बना रहा था, तो उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही बकरी में जाएगा, गोट में जाएगा, बाकी 90% एनर्जी घास अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए यूज करेगा, और 10% एनर्जी जो घास को खाएगा उसमें वो ट्रांसफर होगा। अब गोट को कौन खाता है? लायन। गोट में 10% एनर्जी आया था, घास का आ गया था। अब गोट क्या करेगा? अपना 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करेगा लायन में। गोट लिया था घास से 10% एनर्जी, तो ये सिर्फ 1% एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बाकी बकरी क्या करेगी? अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए 90% एनर्जी को यूज करेगी। इसको डाटा में समझते हैं। मान के चलो घास पूरा 10 ATP बना रहा था, घास को कौन खाया? बकरी खाया। तो बकरी में सिर्फ 1 ATP ही जाएगा, 9 ATP, यानी कि 90% जो ATP होगा वो घास अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर लेगा। गोट में कितना ATP आया? 1 ATP आया। अब इस गोट को कौन खाया? लायन खाया। तो लायन में 1 ATP पूरा चल जाएगा? नहीं जाएगा। 1 ATP का जो 90% होता है वो गोट खुद ही यूज करेगा फॉर मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस, बाकी 10% एनर्जी ही जाएगा। तो 1 का 10% क्या होता है? 0.1 ATP होता है। यही आपका होता है लॉ ऑफ 10%। लॉ ऑफ 10% ये कहता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अदर टॉपिक लेवल इज 10%। 90% एनर्जी यूज्ड बाय प्रेजेंट टॉपिक लेवल फॉर मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सब में सर्कुलेशन में यूज करता है। ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ 10% इंपॉर्टेंट है। फिर से बताते हैं लॉ ऑफ 10% क्या है। लॉ ऑफ 10% ये कहता है अगर किसी टॉपिक लेवल कोई टॉपिक लेवल खा रहा है तो प्रीवियस टॉपिक लेवल सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा। 90% एनर्जी जो प्रीवियस टॉपिक लेवल है वो अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए यूज करेगा। समझ में आया? तो वैसे लिखा हुआ है 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल एंड 90% एनर्जी यूज्ड बाय प्रेजेंट टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। आपको फूड चेन बना दी है, परसेंटेज वाइज समझा दिए, डाटा लेके समझा दिए। 10 का 10% एक का 10% 0.1 ATP। ये समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलो आगे आते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगता है बहुत ईजी है बट ये हार्ड बन जाता है। हार्ड कैसे बनता है? बच्चे इसमें बढ़िया समझते नहीं है। यमुना नदी सब जानते हो दिल्ली में है। दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्री वगैरह है जहाँ पे जीन्स वगैरह बनते हैं, क्या उसमें डाई होता है? डाई होता है, केमिकल्स होते हैं जो कलर करते हैं जीन्स को। जो भी वेस्ट बचते हैं आफ्टर जीन्स मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको यमुना नदी में डाल दिया जाता है। तो वो डाई कहाँ गया? पानी में, नदी में गया। फिर नदी में डाई जाने के बाद क्या होता है कि वो डाई फिश में गया, थ्रू फूडिंग फिश के अंदर गया। फिश को कौन खा रहा है? फिश को खा रहे हैं हम लोग। तो वो केमिकल जो फैक्ट्री में था वो फिश के होते क्या हम लोग में आया। तो होता क्या है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है थ्रू फूड चेन, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है थ्रू फूड चेन, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आया? बट यहाँ एक चीज ध्यान देने का है कि जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगा हार्मफुल प्रोडक्ट, वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ते चल जाएगा। मान के चलो आजकल जितने भी मतलब घास फूस जो होते हैं, क्या हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं? फंगिसाइड यूज करते हैं। उसको खाता है कौन? बकरी वगैरह खाती है।
तो जब उसको बकरी वगैरह खाती है तो क्या वही केमिकल्स बकरी में जाएगा। फिर उस बकरी कौन खाया, शेर खाया या हम लोग खा रहे हैं। तो जो घास में, जो प्लांट्स में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम लोग डाले हुए थे वही खाया गोट, फिर गोट को हम लोग खा रहे हैं। तो केमिकल्स गोट के थ्रू क्या हम लोग में पहुंचा। तो बायोमैग्नीफिकेशन इसी कहा जाता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में चले जाना विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसे कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। ये समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल में समझो, घास में जो भी केमिकल था, हार्मफुल केमिकल, वो 10 ppm था। ppm यूनिट हो गया है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। घास को कौन खाया, गोट खाया, तो गोट में 200 ppm हो गया कंसंट्रेशन। गोट को कौन खाया, लायन खाया, तो उसके अंदर 5000 ppm हो गया। क्या देखो, टॉपिक लेवल टू टॉपिक लेवल क्या हार्मफुल जो केमिकल था उसका कंसंट्रेशन बढ़ते चल गया, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्नीफिकेशन। अब पढ़ते हैं व्हाट इज बायोमैग्नीफिकेशन। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्नीफिकेशन। फिर से बोलते हैं, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्नीफिकेशन। मतलब क्या, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में हार्मफुल सब्सटेंसेस का ट्रांसफर होना, वो इंक्रीजिंग अमाउंट में, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में, इसी कहा जाता है बायोमैग्नीफिकेशन। समझ में आया, चलो आ गया। अब सुनना ध्यान से, एक और टॉपिक आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पॉपुलेशन। पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पॉपुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। अब सुनना ध्यान से, पिरामिड देखियो इजिप्ट में, नीचे में बेस उसका ज़्यादा होता है, ऊपर में जाके वो कोनिकल शेप का होता है, मतलब उसका बेस चौड़ाई जो होता है वो कम होते चल जाता है। क्या कुछ इस तरह का दिखता है ट्रायंगल के जैसा। तो आपका जितना फूड चेन होगा, जितना मेंबर का, उतना आप जो है ना इसमें बॉक्स बना लो। हम 4 मेंबर का फूड चेन लिए, एक प्रोड्यूसर होगा, एक कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, एक सेकेंडरी कंज्यूमर, एक टॉप कंज्यूमर। अगर 4 तक है तो टॉप कंज्यूमर, अगर 5 होगा तो टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, देखना, जैसे हम ये 3 फूड चेन लिए, 3 मेंबर का, ग्रास लिए, गोट लिए, लायन लिए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रास का होगा, उसके बाद गोट का होगा, और गोट से कम किसका होगा, लायन का होगा। मतलब जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ते हो ना, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन घटते चल जाता है। क्या लायन का पॉपुलेशन गोट से कम था? बिल्कुल कम था। और क्या गोट का पॉपुलेशन घास से कम था? घास से कम था। समझ में आया? तो यही होता है पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं टॉपिक लेवल पे, वो घटते चल जाएगा। T1 का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, उससे कम T2 का, उससे कम T3 का, उससे कम T4 का। इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। अब सुनो, क्या एनर्जी जब हम T1 से T2, T2 से T3 जाते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक लेवल जब जंप करते हैं, क्या एनर्जी डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। जब एनर्जी डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी T1 से T2, T3 से T4 घटते चल जाता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलो या पॉपुलेशन बोलो, दोनों का पिरामिड सेम ही बनेगा। कोई दिक्कत? मतलब आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम एक फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन घटते चले जाता है। घास का पॉपुलेशन कम था, सॉरी बहुत ज़्यादा था, उससे कम किसका है? बकरी का। उससे कम किसका है? लायन का। समझ में आया? और लायन का पॉपुलेशन वैसे भी तो बहुत कम है, दैट्स व्हाई वी शुड कंजर्व द लायन। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार आप पढ़े हो कि जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी डाउन होता है। एनर्जी डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि 90% खुद ही यूज करता है, जो प्रेजेंट टॉपिक लेवल होता है वो 10% ही ट्रांसफर होता है। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होते होते 4-5 लेवल तक जाके बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में हो जाता है। डेट्स वाई कोई भी फूड चेन 4 या 5 मेंबर का होता है। अगर फूड चेन हम 10 मेंबर का बना दे तो देखो टॉपिक लेवल पे जो 10वां जो मेंबर होगा उसको 0.00001 एनर्जी मिलेगा। तो क्या वो सफिशियंट है? सफिशियंट नहीं है। इसीलिए एक फूड चेन 4 से 5 मेंबर का होता है। ये समझ में आया? अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो वेजिटेरियन है ना, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी बनता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। जो भी वेजिटेरियन हो गए, यानी कि हर्बीवोर्स हो गए, वो आपको T2 पे आएंगे। मतलब वो डायरेक्ट जो है ना 100 का 10% यूज़ कर रहा है एनर्जी। मान के चलो हम वेजिटेरियन है, हम साग सब्जी खा रहे हैं, तो साग सब्जी क्या ऑटोट्रॉफ्स है? क्या उनको हम खा रहे हैं तो क्या हमको 10% एनर्जी मिल गया? अगर कोई कार्निवोर्स है तो वो देखो वो उसके मतलब उसके बॉडी में एनर्जी कम बनता है। कैसे बनता है? मुर्गी क्या खाती है, या जो भी बकरा है, जो मटन वगैरह जो बकरी है वो क्या खाती है? वो खाती है घास फूस खाती है। तो ऑटोट्रॉफ्स को खाया कौन? घास फूस, 10% एनर्जी आया। फिर बकरी कौन खाया? हम लोग खाए। घास को कौन खाया? बकरी खाया।
बकरी कौन खाया? हम लोग खाए। तो घास से 10% एनर्जी बकरी में आया, फिर बकरी का 10% मेरे में आएगा 1%। क्या एनर्जी डिक्रीज हो गया? डेट्स वाई वेजिटेरियन के अंदर ज़्यादा एनर्जी बनता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन नंबर 3 पे लाई करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल 3 होता है उसका, और वेजिटेरियन का ट्रॉपिक लेवल 2 होता है। इसीलिए वेजिटेरियन में ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और नॉन वेजिटेरियन में कम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये आपका था थ्योरी रिलेटेड। अब आते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज। अर्थ जो है ना, अर्थ क्या है? अर्थ के ये जैसे हमारा एक अर्थ हो गया, अर्थ के चारों तरफ एक कर्टेन लगा है, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ये क्या करता है? सन का जो हार्मफुल रेडिएशन होता है, जो राइट होता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब होता क्या है, ड्यू टू पोल्यूशन ये जो कवर है ना, इस कवर में होल हो गया। जब होल हो गया तो सन का जो हार्मफुल रेज था, क्या वो अर्थ पे आएगा? जब वो अर्थ पे आएगा तो हमारा स्किन पे पड़ेगा और स्किन कैंसर कर देगा। तो सन के हार्मफुल रेडिएशन से कौन हमको बचाता है? एक पर्दा। जैसे ये हमारा अर्थ हुआ, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक पर्दा है। इसे क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ये क्या करता है? सन से निकलने वाला जो भी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होता है ना, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये कर्टेन नहीं रहेगा ना, तो जितने भी ह्यूमन है उसको स्किन कैंसर होने का चांस रहेगा। अब सुनना ध्यान से, अगर ये ओजोन लेयर में होल हो गया तो हम उसे कहते हैं ओजोन होल। ओजोन लेयर का थिकनेस होता है, अगर वो थिकनेस पतला हो गया, धीरे धीरे अगर वो थिकनेस मोटाई कम हो रहा है तो हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, वो ओजोन लेयर डिक्लाइन कर रहा है, तो उसे कहते हैं ओजोन लेयर डिप्रेशन। अब सुनना, ओजोन लेयर का फॉर्मूला O3 होता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं, 12 से 50 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल होते हैं। ओजोन लेयर अगर ग्राउंड पे आते हैं ना तो वो डेडली पॉइजन होते हैं। ओजोन एट द ग्राउंड लेवल डेडली पॉइजन होते हैं, आदमी मर सकता है अगर ओजोन ले ले, अपने इनहेल कर ले। इसीलिए ओजोन जो है ना 12 से 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल होते हैं। अब ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, इसका स्प्लिटिंग होता है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन में बन गया। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन बना वो एक पुनः ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होके ओजोन का फॉर्मेशन कर देगा। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब सुनो, जो ओजोन का जो थिकनेस है ना, अगर ये थिकनेस डिक्लाइन हो रहा है डे बाय डे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है। डिक्लाइनिंग ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्रेशन। अगर ओजोन लेयर में होल हो जाए इसे हम लोग कहते हैं ओजोन होल। ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया था अंटार्कटिका में 1985 में। ये आपका कंप्लीट हो गया। बाकी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और गार्बेज कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो नहीं कर सकते, ये आप लोग बढ़िया जानते हो। तो कंजर्वेशन ये सब बढ़िया से लिख देना। इन्वायरमेंटल इशूज़ में यही था कि आपको बस थोड़ा बहुत ओजोन के बारे में पढ़ना, एयर के बारे में जानते ही हो, सॉइल के बारे में जानते हो, वाटर के बारे में जानते हो कि वाटर पोल्यूट कैसे हो रहा है, वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एयर को कैसे हम लोग पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद गार्बेज में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको अलग करो, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसको अलग करो, तो ये सब लिखना पड़ेगा। बाकी लॉ ऑफ 10% बायोमैग्निफिकेशन, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। पिरामिड में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा नंबर और पॉपुलेशन का नंबर कम होते जाएगा और एनर्जी भी कम फॉर्मेशन होगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल जो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन जो बढ़ता है उसे क्या कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। लॉ ऑफ 10% क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब भी एनर्जी फ्लो करता है तो वो 10% एनर्जी ही जाएगा, इसी को लॉ ऑफ 10% बोला गया। और एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शन होता है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था, होपफुली आपको ये पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, जो भी दिक्कत है कमेंट में पिन करो। जय हिंद, थैंक्स।